बहन भाई की मोहब्बत की बड़ी फिल्में, कहानियां, ड्रामे, आम जिंदगी में बहुत सी मिसालें हमारे सामने। लेकिन बहन भाई की एक मोहब्बत की मुझे समझ नहीं आती। हम अपनी बहन से बहुत प्यार भी करते हैं, सारी जिंदगी अपनी जान उस पर निछावर करने के लिए हरदम तैयार भी रहते हैं, लेकिन अचानक मोहब्बत कहां चली जाती है। जब अम्मा अब्बा की जायदाद में हिस्से की बात आती है तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमारी बहन ने हमारे हक में, यानी अपने भाई के हक में, दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया जायदाद की विरासत से, और हम बड़े खुश होते हैं। ये क्या मोहब्बत है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये तो भाई फिर जरा झूठी मोहब्बत हुई ना भैया, ये ऊपर ऊपर की बातें ही हुई ना भैया। अंदर से जब प्रॉपर्टी का काम ऑन हुआ तो आपने कहा हाँ बहना तो मुझसे बहुत प्यार करती है। भाई भाई क्यों नहीं दस्तबरदार होते बहनों से? प्रॉपर्टी दस्तबरदारी अगर होना है तो माशरे में दोनों तरह की मिसालें सामने होनी चाहिए। ये एक रुख की मिसाल ही क्यों हमारे सामने? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बुनियादों में गड़बड़ है, और ऐसे में हमारा माशरा, हमारे पाकिस्तान की स्टेट के कवानीन, हमारा दीन जो कि मेजॉरिटी दीन है, मज़हब है पाकिस्तान का इस्लाम, वो किस तरह से इंश्योर करता है कि एक बेटी का, यानी एक खातून का, अपने विरासत के अंदर उसका जो हिस्सा है, जो उसका राइट है, जो उसका हक है, उसको इंश्योर किया जाए। और ये भाई की मोहब्बत में जो दस्तबरदारी है इसकी मिसालों को ज़रा हम कम करें। आज ये बहुत ही दिलचस्प मौजू है जो राइजिंग पाकिस्तान में मैं और मेरी टीम लिए बैठे हैं, और इस हवाले से अफजल जदून साहब जो कि एक एडवोकेट हैं और बड़े प्यारे और मासूम से और सिंपल से अंदाज में बहुत अहम कानूनी गुत्थियां सुलझा के हमारे सामने रखते हैं, इस वक्त सेट्स पे मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। थैंक यू वेरी मच। आपका तो रोज का काम होगा कि बहनें भाइयों के सामने दस्तबरदार हो रही हैं जायदाद के। हाय मेरा सोना भरा, मेरा शहजादा, लो मैंने अपनी जायदाद तुम्हें दे दी। ये अभी तक हो रहा है जी? ऐसे ही है। मैंने अपनी 15 साल वकालत में ये तो देखा है कि हमेशा बहनें भाइयों के हक़ में दस्तबरदार हुई हैं, लेकिन आज तक मेरी नज़र से ना ही कोई ऐसा फ़ैसला गुज़रा सॉरी, ना ही ऐसा फ़ैसला गुज़रा, और ना ही मैंने कोई ऐसी मिसाल देखी कि जहाँ पे भाई बहन की मोहब्बत में भाई ने अपनी बहन को अपनी जायदाद दे दी हो कि जी मुझे भी इतनी मोहब्बत है। और साइलेंटली होता ये है कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है जो भाई की तरफ से होती है कि ठीक है जी, फिर मेरी कब्र पे भी नहीं आना, मेरा जनाजा भी नहीं देखना। यहाँ तक सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे, और होता यही है कि अल्टीमेटली इसमें बहनें जो होती हैं वो सफ़रर होती हैं, और वो चुप करके वो कुड़ती रहती हैं, वो अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर देती हैं, वो अपने लिए ज़िंदगी में अपने घर में बड़ी मुश्किलात को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन वो अपना हिस्सा क्लेम नहीं करती। और जहाँ पे वो क्लेम इसलिए नहीं करती कि जहाँ पे वो क्लेम कर लेंगी उन्हें पता होगा कि हिस्सा तो पता नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ने मुझे वापस नहीं मिलेगा। और भाई होता इसी तरह अक्सर इसी तरह करते हैं। इसमें बहुत गर्ज है, इसका मतलब मेरा ख्याल खुल के हमें अल्फाज इस्तेमाल जी, ऐसा शख्स खुद गर्ज से भी कोई बड़ा अगर इसमें लफ्ज़ हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें गफलत जो आती है वो मैंने देखा है कि वालिद की तरफ से गफलत आती है। अच्छा, ओके। ये, और इसमें जहाँ तक रिस्पॉन्सिबल भाई हैं, इसी तरह रिस्पॉन्सिबल फादर भी हैं। फादर को चाहिए कि वैसे भी इस्लाम में, कानून में भी और इस्लाम में भी वसीयत का भी अमल दरामद है, और हुक्म है कि वसीयत की जाए, और जो वसीयत करेगा उसके लिए तो इस्लाम में भी बड़ी वो अहदीस में भी बिशारत दी गई है कि उसके लिए बहुत उसका सवाब होगा। उसकी रीज़न यही है कि ये आगे अल्टीमेटली नस्ल में डिस्प्यूट नहीं रहेगा। तो फादर को चाहिए, वालिदैन में से जिसकी भी प्रॉपर्टी है उन्हें चाहिए कि वसीयत के अलावा भी अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर दें, क्योंकि ज़िंदगी का तो पता कोई नहीं होता कि किस वजह से सडन डेथ हो जाए या कोई बीमार है, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम तौर पे भी उन्हें ज़िंदगी में चाहिए कि बच्चों में ऐसा डिस्प्यूट ना हो जिसकी आखिर में पूछ उनके वालिदैन से भी हो। अब ये बताएं कि एक शख्स की बेटी ने बवजूद वो प्रेशर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जो भी है, अपनी जायदाद से दस्तबरदार हुई और अंडर प्रेशर हुई, उस बेटी के आगे से जो बच्चे हैं, क्या वो अपने नाना की जायदाद को क्लेम कर सकते हैं कि जी उस वक्त प्रेशर में आके हमारी माँ से ये कर, हम बहुत छोटे थे, अब हम बड़े हो गए, मामूओं से, या क्या वो क्लेम हो सकती है? इसमें यह है कि एक गलतफहमी पाई जा रही है पब्लिक में। 2020-21 में
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इस तरह का फ़ैसला दिया जिसे सोशल मीडिया पे और बाज़ टीवी चैनल्स पे भी मिस इंटरप्रेट किया गया। और उसमें ये कहा गया कि अगर वालदा ने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिद से यानी बच्चों के नाना से हिस्सा क्लेम नहीं किया तो बच्चे क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसमें बेसिकली वो जो जजमेंट थी, उस जजमेंट में ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो एक भाई के हक़ में बहन ने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर दी थी और गिफ्ट कर दिया था, वो रजिस्टर्ड हिब्बा था। अब वो कर दिया तो उसके बाद बच्चे वो काफ़ी अर्सा तक ज़िंदा रही और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये हिस्सा क्लेम इसलिए वो इसको चैलेंज नहीं किया। इसमें लॉ ये है कि अगर कोई रजिस्टर्ड सेल डीड करवा देता है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड करवा देता है या रजिस्टर्ड म्यूटेशन जिसे इंतकाल कहते हैं यानी ट्रांसफ़र आम अल्फाज में कहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र करा देता है और उसको अपनी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं करता तो फिर उसके बच्चे चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर वो माँ ने चैलेंज नहीं किया, किसी भी वजह से माँ ने अपना हिस्सा क्लेम नहीं किया तो उनके बच्चों का हिस्सा ख़त्म नहीं होगा, वो हिस्सा किसी वक्त भी क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा वाज़ेह किया इस बात पे। अमूमन तो ख्याल ये होता है कि कैसे हिस्सा मांगा जाए, कैसे क्लेम किया जाए, तो ये लॉ सेटल हो गया। अब ये कि जैसे ही वालिद फ़ौत होगा या जिसकी प्रॉपर्टी है वो फ़ौत होगा उस दिन से विरासत खुल जाएगी और तमाम वारसान ऑटोमेटिकली वारसान में शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे जाके विरासतनामा बनाएंगे या सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो तभी आपका राइट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही डेथ होती है और जैसे ही वो विरासत खुलती है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे ही वो विरासत का हक़ खुलता है ऑटोमेटिकली बग़ैर किसी प्रोसीडिंग के वो तमाम हिस्सेदार बन जाते हैं। ये अलग बात है कि उसके बाद जब वो हिस्सा क्लेम करेंगे तो फिर उन्हें लीगल रिक्वायरमेंट्स जिसमें विरासतनामा है या सक्सेशन सर्टिफिकेट है ये उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं। ये तो बड़ी एक पॉजिटिव सा मुझे लग रहा है कि मतलब एक इक्वल प्लेइंग फील्ड है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर कितना शूर है? आपके पास केसेस ऐसे आते हैं कि एक वर्किंग वुमन हो या एक वर्किंग वुमन ना भी हो, एक घरेलू खातून हो और वो कहे कि नो, ये मेरे दीन इस्लाम ने मुझे राइट दिया है और मैं ये राइट लूँगी। क्या ये इस तरह के केसेस, इस तरह की का सिनेरियो आपके सामने आता है? बहुत ज़्यादा आता है, इस तरह का होता है। लेकिन होता ये कि हमारे यहाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग इतनी है कि उसके नतीजे में ख़वातीन ये क्लेम कर ही नहीं पाती। यानी जहाँ पे मेरे पास जितने केसेस भी आज तक हैं उनमें जहाँ पे खातून ने ये क्लेम किया तो उसे अल्टीमेटली अपने भाइयों को छोड़ना पड़ेगा। अब यही रीज़न होती है। अब इसमें लॉ जो है वो यहाँ पे आके पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है ख़वातीन के राइट्स को। अब उसमें वो ये कर देता है कि ख़वातीन को अमूमन डिक्लेयर किया जाता है पर्दा नशीन लेडी। ये पर्दा नशीन लेडी की एक टर्म है जो जिसे लॉ में प्रोवाइड किया गया। अदरवाइज़ तो ये होता है कि अगर सपोज़ एक खातून या एक मर्द किसी के हक़ में सरेंडर कर देता है, गिफ्ट कर देता है या सेल कर देता है, तो उसमें अगर ये आती है या कि कहती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उस वक्त तो प्रूव करना पड़ता है उस लेडी या उस मेल को। लेकिन इस केस में जहाँ पे विरासत का इशू आता है उसमें जिसके हक़ में वो गिफ्ट हुआ, जिसके हक़ में रजिस्ट्री, उसने आके पर्दा नशीन खातून का साबित करना है कि ये इसकी फ्री कंसेंट थी और उसका ये ऑनेस्ट टू प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाता है। यानी ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी खातून पे नहीं रहती बल्कि वो जिसका राइट जिसके हक़ में गया उसने आके प्रूफ करना है। ये कानून हमें आम लोगों को नहीं पता जी, इसलिए नहीं पता कि डिस्कस नहीं होते। इसमें डिस्कस नहीं होते क्योंकि जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं होता ये है कि 50 साल गुजर गए, 50 साल के बाद एक पूरी नस्ल गुजर गई, नवासों को ये पता चला कि मेरी जो नानी है उनका उनके प्रॉपर्टी में शेयर था जो हमें नहीं मिला। अब वो म्यूटेशन उस वक्त नहीं और उस वक्त एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई थी। नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं कि वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का होना ज़रूरी नहीं। उसमें सिंपल ये है कि सपोज़ एक नाना या दादा फ़ौत हो गए, नाना या दादा की जो बेटी थी उस बेटी ने अपना हिस्सा किसी वजह से क्लेम नहीं किया या उनके बेटों ने उसको उस वारसान में शामिल ही नहीं किया, उस लिस्ट में शामिल नहीं किया और शामिल ना करके अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवा ली। तो 50 साल के बाद भी अगर किसी को ये पता चलेगा कि मेरी मदर या मेरी जो नानी हैं, दादी हैं, उनको तो हिस्सा नहीं दिया गया, वो भी आएंगे और वो कहेंगे क्योंकि फ्रॉड का एलिमेंट है तो फ्रॉड के एलिमेंट में कोई लिमिटेशन रन नहीं करती। ऐसे साथ केसेस फिर
फैसले हुए सक्सेसफुल हुए हैं केसेस, और Third उनमें generation नवासों के हक को, में। थर्ड जनरेशन को भी, वाह। जहाँ से चैनल टूटा वो चैनल था, सीक्वेंस जहाँ से एक भी टूट गया उस वो आके प्रूव करेंगे, और ऑटोमेटिकली वो जितनी भी म्यूटेशंस उसके बाद हुई हैं वो सारी की सारी म्यूटेशंस कैंसिल कर दी जाएंगी, और म्यूटेशंस कैंसिल करके उन बच्चों को उनका हिस्सा प्रॉपर दिया जाएगा। ये इतने खुदगर्ज और बेशर्म क्यों होते हैं मर्द इस मामले में आके? इसमें यह है कि हमारी सोसाइटी में जो मेल एलिमेंट है वो फीमेल एलिमेंट को डिप्राइव किया गया है इनसे, और उसमें जहाँ पे राइट्स होते हैं, मैंने अर्ज़ की कि जैसे निकाहनामा है, निकाहनामे में ख़ातून को पूरा राइट हासिल है कि वो वहाँ पे निकाहनामे में वो तलाक का हक़ ले ले, वो प्रॉपर्टी का हक़ ले ले। लेकिन होता क्या है कि जो खातून ये कह देना जी मुझे तलाक का हक़ दिया जाए, तो निकाह के वक्त ही बारात वापस चली जाती है। अब होता ही है हमारी सोसाइटी, और कैसी लड़की है जनाब, ये तो तलाक का हक, हालांकि दीन ने इसका दीन ने दिया हुआ है, और ये पाकिस्तान के कानून में ऐसा है कि उसे इवन के उसके बाद भी जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें यहाँ तक कि शादी के बाद अगर वो अपनी कास्ट चेंज नहीं करना चाहती, कोई भी कास्ट है, वो अपना नाम जो है वो अपने हस्बैंड के साथ या फादर के साथ रखना चाहती हैं या इंडिपेंडेंटली, तो उसे लॉ प्रोटेक्ट करता है कि उसे उसका हस्बैंड या उसकी हस्बैंड की फैमिली मजबूर नहीं कर सकती कि आप हमारे कास्ट के साथ हमारा अपना नाम बदलें। अब इसी में एक लेटेस्ट जो केस हमारा हुआ वो बिनते पाकिस्तान के नाम से बड़ा मशहूर हुआ। जो बच्ची थी, बच्ची को डिप्राइव किया गया उसकी फादर की तरफ से, तो उसने आके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिनते पाकिस्तान होगी। फादर के यार इतना राइट प्रोटेक्ट करता है, तो ये तो एक छोटा सा एलिमेंट है जहाँ पे नाम का आए, कास्ट का आ जाए, तो वहाँ पे जब प्रॉपर्टी आई उससे तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें। और ऐसे में अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को एजुकेट करें, और जिस वक्त बच्चियाँ हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, जो ख़वातीन हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, जैसा कि जदून साहब ने बताया कि हमारा दीन इस्लाम चूँकि मेजॉरिटी मज़हब है इस मुल्क का, हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी हमारे कवानीन इंश्योर करते हैं, और ये जो सोशल प्रेशर है इसमें आपने नहीं आना, चाहे निकाह का वक्त हो, चाहे विरासत का वक्त हो, आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। और अगर आपका भाई इतना खुदगर्ज और इतना बेशर्म हो चुका है कि वो ये कह रहा है, तो आई एम सॉरी टू से, फिर इसका मतलब है कि वो खुल गया है, और वो जितने प्यार और मोहब्बत और अपनी बहन के लिए जान देने के जो दावे किया करता था वो सब मुनाफिकत थी, वो सब खुदगर्जी थी। तो उसका असल चेहरा आपके सामने आ गया, तो आपका भी हक है कि आप उससे बताएं कि नहीं, मैं एक इस्लाम को फॉलो करने वाली लड़की हूँ, खातून हूँ, और मुझे मेरा दीन और मेरी स्टेट, मेरा पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान के कवानीन मुझे राइट देते हैं, तुम अपना ये जाली मोहब्बत अपने पास रखो और मुझे मेरा राइट दो। आई थिंक ये अप्रोच हमें खुल के अपनानी पड़ेगी। इसमें जो एलिमेंट है, मैं बल्कि सजेस्ट करूँगा तमाम ख़वातीन को, उनको भाई की मोहब्बत तो सताती है, भाई को छोड़ने का तो होता है, लेकिन ख़वातीन पे सबसे ज़्यादा हक़ उनकी औलाद का है। अब जैसे कि एक खातून है, उनकी औलाद वो उस वक्त सफ़र कर रही है, उनकी एजुकेशन सफ़र कर रही है वसाइल ना होने की वजह से, तो वो सिर्फ भाई के रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगी, तो औलाद की जो हक़ तलफ़ी होगी वो उसकी भी जवाबदेह होगी। तो उसके लिए ये कि अपने औलाद का राइट वो क्यों कर रही है, चले अपना राइट वो छोड़ भी देती है, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि मेरे ये अगर वहाँ से मेरे फादर या मदर का जो शेयर मुझे आना है, उस शेयर से फैसिलिटेट होगी मेरी औलाद। और जैसे मेरे भाई के बच्चों का हक़ है, अगर उसके बच्चे उसको इतने अजीज़ हैं तो आपको भी होने चाहिए। आप इसलिए तो ये कर सकती हैं कि मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन आप ये देखें, इस बात को आप कंसीडर करें कि ये आपके बच्चों का राइट है, ये आपके भाई का राइट या भाई के बच्चों का जो उनका राइट है, उनसे 1 इंच भी आप ज़्यादा ना लें, 1 रुपया भी ज़्यादा ना लें, लेकिन जो आपके बच्चों का राइट है वो ले के दें। ये सबसे पहली आपकी ड्यूटी है जो आपके बच्चों का राइट है। इसमें एक अहम इशू आता है कि निकाहनामे में हमारे यहाँ जो कॉलम नंबर 17 है, 13 to 17 निकाहनामे कॉलम है, उन निकाहनामे के कॉलम में भी खातून को, बीवी को निकाह के वक्त प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाते हैं। ये याद रखें कि जो निकाहनामा है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर किसी खातून को उस निकाहनामे में कोई प्रॉपर्टी लिख के दे दी गई, चाहे वो विरासत की प्रॉपर्टी हो, वो लिख के दे दी गई, तो इसके लिए अलग से रजिस्ट्री करवाना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अच्छा, वो उसकी होगी, वो होगी, वो समझा जाएगा कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जिस तरह के वैलिड रजिस्ट्री करवाई जाती है। अगर इसके अलावा इसके बाद कराई जाए, वो तो बड़ा मजबूत काम हो जाता है कि अगर उसके साथ निकाहनामे के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन भी करा दी जाए।
इसमें एक एहतियात बहुत लाजिम है। जब शादी होती है, हमारे पास केसेस आते हैं, उस वक्त हम बेबस होते हैं। वहाँ पे होता ये है कि जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी है या दादा की प्रॉपर्टी है, वो अपने पोते को शादी के वक्त पोते की बीवी को वो गिफ्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि ये मेरी तरफ से होगी। इसमें याद रखें कि दादा या बाप जो अपने बेटे के बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो शादी है, निकाहनामा, वो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं होती। अब थर्ड पार्टी को शामिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी निकाह का विटनेस बनाया जाए या उसको इस कॉलम में शामिल किया जाए, किसी एक कॉलम में शामिल करके जिस वक्त वो हो जाएगा। अब होता ही ऐसे है जैसे बड़े भाई की जगह या बाप की जगह, अब उसमें तो बाकी लोग भी वारसान शामिल हैं। अब यहाँ पे जो विरासत के केसेस हमारे पास आते हैं, उस सूरत में जब विरासत खुलेगी, तो ससुर की डेथ होगी, जब ससुर की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, उस वक्त बाकी विरासत खुलती है, तो बहू को तो हिस्सा ही नहीं मिलता। उस वक्त बहू आती है और बहू आके जब ये कहती है, तो हम देखते हैं कि निकाहनामे में वो ससुर या वो जो भाई हैं शोहर के जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो तो निकाहनामे में शामिल नहीं है। इसमें ये बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब निकाह हो, निकाह में हम शर्त तो ये रख लेते हैं, ये शर्त भी हो जाएगी, ये लिखी भी जाएगी, तो जो वालिदैन हैं उनकी ज़िम्मेदारी है जो ये शर्त लिखवा रहे हैं, वो उस वक्त खातून के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और कहें कि ये प्रॉपर्टी जो हमें लिखवा रहे हैं, दो चीज़ें हैं हमें इसमें। एक, उस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन का होना ज़रूरी है कि ये फ़लाँ नंबर मकान है या फ़लाँ खसरा है, उसमें से इतनी प्रॉपर्टी इसको बच्ची को हम दे रहे हैं, पूरा क्लियर मेंशन हो। और उसके बाद ये हो, देखा जाए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। सपोज एक 3-4 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो जो शेयर ज़्यादा का बन रहा है, तो उस सूरत में ये है कि वो सारे लोग उसमें या तो अलग से एग्रीमेंट कर लें या उसमें निकाहनामे में एक ख़ास शर्त होती है, वो शर्त के कॉलम में लिखें और लिखें जी कि इसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट जिसका नंबर ये है वो भी शामिल कर दिया गया। यहाँ ये करेंगे तब जाके निकाह का राइट प्रोटेक्ट होगा, अदरवाइज अगर हवा में ही लिख देंगे तो वो राइट नहीं प्रोटेक्ट होगा। जुदून साहब, आप मुझे एक बात बताएं, ये वैसे जब रब ने इंसान को इस कुर्रा अर्ज़ पे भेजा था, दुनिया में भेजा था, तो ये सब कुछ, ये प्रॉपर्टियां और ये जनाब स्टाम्प पेपर वगैरह, हम आते ऐसे जंगलों मंगलों में घूमते फिरते, सारी ज़मीन हमारी होती, बस आके चले जाते। ये स्यापा इंसान ने खुद ये सारा बना लिया वैसे, है ना? ये आप माने वैसे ऐसे ये, लेकिन आपके प्रोफेशन के आपके जरा काफी कम हो जाते क्लाइंट्स, लेकिन जिंदगी सुकून में रहती नहीं ऐसे ही है। लेकिन लाइफ की खूबसूरती भी तो यही है कि अगर ये ना हो तो जिंदगी नहीं होगा। ऐसे ही है। और यहाँ से ये आजमाइश यहाँ से आती है ना कि अल्लाह ताला आजमाइश देता है। जब आपको प्रॉपर्टी दी, उस वक्त ये आएगी जब राइट खुलेगा विरासत का, उस वक्त वहाँ पता चलेगा ईमान कितना है। बाकी तो बातें चलती रहेंगी, वहाँ पता चलेगा कि कौन कितना देगा। लेकिन बदकिस्मती से मेरी इस पूरी प्रैक्टिस में मैंने देखा कोई नहीं है। यहाँ पे होता ही है कि जहेज दे दिया ना बच्ची को, तालीम दे दिया, बस काफ़ी हो गया। ये नहीं देखा जाता कि मैंने बेटे को भी तालीम दी और मैंने बेटे की जो शादी है उस पर भी अखराजात मैंने किया है, लेकिन बेटी के साथ यहाँ पे वो नहीं होंगे। जुदून साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो गुफ्तगू का और दूसरे मेहमानों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो तो हमें ज़रूर बताएं। ख़वातीन के विरासत के हवाले से कहीं आपका हक मारा गया हो, या कहीं आपके पास कोई ऐसी मिसाल हो जो जुदून साहब और मेरी ज़िंदगी में तो आज तक नहीं मिली, कि किसी भाई ने भी अपनी प्रॉपर्टी बहन के नाम गिफ्ट की हो। अगर ऐसा है तो भाई वाह जी वाह हो जाएगा। आपने हमें इसकी डिटेल ज़रूर बतानी है। रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक।